नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। नाम की तख्ती लगाने के यूपी सरकार के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, दुकान मालिकों को नाम जाहिर करने की नहीं है जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नीट के मुतनाज़ सवाल की जांच का हुक्म। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को एक्सपर्ट पैनल बनाने की हिदायत। मंगल की दोपहर तक तलब की रिपोर्ट। लोकसभा में नीट यूजी मामले पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर हंगामा। वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे आम बजट मंगल को। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। दोनों लीडरों की मुलाकात पर सियासी हलकों में चेमागोइयां। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सदारती इंतखाबात से अपना नाम लिया वापस। कमला हैरिस होंगी अगली दावेदार। कांवड़ यात्रा रूटों पर होटलों और ठेले वालों को अपने नाम लिखने के उत्तर प्रदेश सरकार के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस सिलसिले में 3 रियासती सरकारों को नोटिस भी भेजा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी शनाख्त या दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने की किस्म बताने की जरूरत है। यानी दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहाँ नॉन वेज खाना मिल रहा है या वेजिटेरियन। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हम आपको बता दें कि रजाकार तंजीम एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अलावा तृणमूल कांग्रेस की पार्लिमानी रुकन महुआ मोइत्रा ने भी योगी सरकार के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। The Honorable Supreme Court heard the petition filed by us with respect to the directives issued by Muzaffarnagar Police, where the owners were to declare the names of their names as well as names of their employees. The bench found this directive to be beyond the constitutional mandate and values. The bench has therefore stayed it and has issued notice to the state of Uttar Pradesh, state of Uttarakhand, and the state of Madhya Pradesh. The next hearing of this matter is fixed on upcoming Friday. We welcome the stay given by the Honorable Supreme Court on the completely unconstitutional orders by the Uttarakhand government, Uttar Pradesh government and the Madhya Pradesh government, wherein they've asked all the shopkeepers and eateries and rehdiwalas to put their name and their identity prominently on the boards outside, especially during the Kawad Yatra. This was unconstitutional and the Congress party along with the entire opposition opposed it. We are very happy that the Supreme Court has given such a strong order, and we hope that the Prime Minister makes his Chief Minister aware of their Raj Dharma. Unfortunately, this is the same Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee asked him to follow his Raj Dharma. He defied Atalji. I hope his Chief Ministers don't defy him, although the Prime Minister's position in his party is considerably weakened. But we hope he retrieves that position and asserts himself and stops his chief minister from indulging into these unconstitutional measures. मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के जमाने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पर रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है,
मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। सर, ये बात हमने पहले भी कही, भारत के अंदर नाम के अंदर आपकी जाति छिपी हुई होती है। हमारे समाज में ये कुरीति हमेशा से रही कि लोग किसी किसी जाति के साथ भेदभाव करते हैं, उनके हाथ से छुई हुई चीज़ें कुछ लोग नहीं खाते हैं। और जब आप कहते हैं कि आप अपना पूरा नाम वहाँ पे लिखें, तो बेसिकली आप उसकी जाति जो है उसको दर्शाना चाहते हैं, और आप एक ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के, उनकी जाति के आधार पे जो है भेदभाव हो सके, जो कि सरकार को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इस रोक का हम स्वागत करते हैं। नीट के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने 40 से ज्यादा रिटों पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने समाअत हुई। ये चौथी सुनवाई थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट यूजी 2024 इम्तहानात में मुतनाज़ सवाल के मामले पर आईआईटी दिल्ली के माहिरीन की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से कहा है कि इस मामले में माहिरीन की सहरुकनी 3 मेंबर कमेटी बनाए और एक्सपर्ट टीम मुतनाज़ सवाल का एक सही ऑप्शन चुनकर मंगल को 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें। स्पीकर सर, पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन नीट के मामले पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव ने नीट के इम्तहानात को लेकर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के करोड़ों तलबा और आवाम को इस बात का यकीन हो गया है कि मुल्क का इम्तहान का सिस्टम एक फ्रॉड है। जिसके पास पैसा है वो इस पूरे सिस्टम को खरीद सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान वजारत के ओहदे पर रहेंगे तो बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के मामले पर सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। स्पीकर सर, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं,
क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं भारत देश में नहीं घट रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बयान हो नहीं सकता। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी का, जिसने महीनों सालों दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई कर उस एक दिन की तैयारी करता है अपना भविष्य बनाने के लिए, उसका मन नहीं टूटता, वो इंसान टूट जाता। केवल मनोबल नहीं टूटता, उसका शरीर, मन, तन, धन। आज उस बच्चे को कितनी चोट पहुंची होगी माननीय मंत्री जी का वो बयान सुनकर। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई गिरफ्तारियां किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कौन से विषय का संज्ञान लेकर सरकार से रोज गंभीर सवाल पूछ रहा है? इस प्रकार के असंवेदनशील बयान देना, मुझे लगता है कि उन बच्चों के, उन विद्यार्थियों के जिनके भविष्य पर पानी फेरने का सरकार ने काम किया, उनके जख्म को हरा करने, उनके जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। इस बयान का हम खंडन करते हैं और खास तौर पे राज्यसभा में अपने वक्तव्य देते हुए मैंने और हमारी पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी से इस बात को कहा था कि इस देश में 2 IPL चल रहे हैं। एक होता है इंडियन प्रीमियर लीग जो गेंद और बल्ले का खेल होता है, और दूसरा है इंडियन पेपर लीग, जिसके चलते पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा इस देश में राज्य का कोई पेपर हो या केंद्र स्तर का कोई पेपर हो, लगातार पेपर लीक होते गए आए हैं, जिससे लोगों का, बच्चों का और सच्चे ईमानदार मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इस सरकार को गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून। श्री पंकज, बिहार को खुसूसी रियासत के दर्जे के मामले पर मरकज की मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार की तरफ से मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मालियात पंकज चौधरी ने जेडीयू के पार्लिमानी रुकन रामप्रीत मंडल के सवाल पर यह जवाब दिया है कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। पंकज चौधरी ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि बिहार खुसूसी रियासत का दर्जा पाने के पैमानों को पूरा नहीं करता है, ऐसे में उसे खुसूसी रियासत का दर्जा देना मुमकिन नहीं है। मरकजी सरकार के इस जवाब के बाद कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता, रियासत की सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर लालू यादव ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार दोनों पर हमला किया है। लालू यादव ने इल्जाम लगाया है कि पीएम मोदी और नीतीश ने बड़ी बेशर्मी से बिहार को खुसूसी रियासत का झुंझुना पकड़ाया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, सेपा करें का दर्जा लेकर रहेंगे हम।
सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। पूरी तरह से चरमरा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया, पिछली बार बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है उसमें? हाँ, चलिए। नहीं, खारिज नहीं किया, लालू जी को समझ में नहीं आ रहा है। लालू जी, आप या तो बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं, तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। बिहार के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया और 2 लाख करोड़ ऊपर खर्च हुआ। और आने वाले दिन में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के विकास, मोदी जी ने कहा है, बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं, इसलिए खजाना का पिटारा खोल दिया जाएगा, बिहार में विकास रुकेगा। लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है, और हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। इसमें कौन सी अचंभे की बात होगी? बात होगी और हम लोग आशान्वित हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए और उन्हें तुरंत इस सरकार से इस्तीफा दे देना। नीतीश कुमार तो फैसला लेके ही न एनडीए में साथ में आए हैं, और हम लोगों ने कहा न कि हम लोग आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार बिहार को विशेष मदद करेगी। मरकजी सरकार ने सरकारी मुलाजमीन पर आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयत पाबंदी खत्म कर दी है। वजारत दाखिला के इस हुक्म पर आरएसएस और बीजेपी ने इसका खैर मकदम किया है, जबकि कांग्रेस ने इस पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा है कि इससे आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी करार दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत की नाराजगी को खत्म करने के लिए बीजेपी हुकूमत इस किस्म का फैसला कर रही है। देखिए, कोई भी सियासत करे, ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है, और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के कर्मचारी, एम्प्लॉई आरएसएस की कार्यविधियों में शामिल नहीं होंगे, उस पर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन हटा लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे में जो नौकरशाह है वो घुटने टेक देगा सरकार के सामने। देखिए, मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है।
कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। और हमें पता है चाहे यूपीएससी में हो चाहे एनटीए में हो, आज देश की जो दुर्दशा है वो इसलिए ही है क्योंकि आरएसएस के लोग अब सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। देखिए, यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। द ओनली एफिलिएशन इज टू योर country. Unfortunately, BJP wants to change that. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के सदर शरद पवार ने मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। एक सरकारी अफसर के मुताबिक मालाबार हिल इलाके में सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री में यह मुलाकात हुई है। दोनों लीडरों की मुलाकात मौजूद बहस है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान दोनों लीडरान के बीच आपाशी दूध की कीमतों और चीनी कारखानों के उमूर पर बातचीत हुई। याद रहे कि शरद पवार ने हाल ही में पुणे के जुन्नार से अजित पवार ग्रुप के असेंबली रुकन अतुल बेनके से भी मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी रियासत में लोगों को एक मुतबादिल दस्तयाब कराएगी। उन्होंने अक्सरियत से सरकार बनाने का दावा भी किया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने कल रात खूब गुंडागर्दी की है। एक कार तोड़ दी और कार सवारों के साथ मारपीट की। ये कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे थे। इनका इल्जाम है कि इन्हें कार की साइड लग गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों को श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा में घुसकर पिटाई की। उन्होंने पूरी कार तोड़ डाली और कार को आग लगाने की कोशिश की। ढाबे में भी तोड़फोड़ की गई। ये सब हुआ पुलिस की आंखों के सामने। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भी कई मकामात से कांवड़ियों की गुंडागर्दी की इत्तला है। थाना छपार पुलिस को भी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कांवड़ियों का एक समूह चल रहा था। कांवड़ खंडित होने की बात पर उनके द्वारा एक चरपहिया वाहन को रोककर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस मौके पर पहुंची। कांवड़ियों से वार्ता किया गया। वार्ता क्रम में कहीं भी कांवड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। बहरहाल जिस शंका के आधार पर जिस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस उस गाड़ी को कब्जे में ले ली है और उस गाड़ी के वाहन चालक और बैठे लोगों का पता कराया जा रहा है। घटनाक्रम यहाँ ढाबे के पास सीसीटीवी लगी है। डीवीआर से पूरा सीसीटीवी फुटेज लिया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है। हाईवे चल रहा है और यहाँ कोई समस्या नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो 2024 में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो अब अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल नहीं है। बाइडेन के बाद कमला हैरिस अगली दावेदार होंगी। बाइडेन का ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनके साथी डेमोक्रेट्स उन पर मुसलसल दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में हजारों लोगों ने गजा के समर्थन में मार्च किया है। हजारों मुसलमानों ने गजा विनाश के खंडर के नीचे मर रहा है, सेनाएं एकजुट हों, इजराइल को बर्बाद करें, इजराइल खिलाफत का क़याम होने दें, इजराइल को बर्बाद करें जैसे नारों के साथ मार्च निकाला। तो नाज़रीन, यह था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा पढ़ना।